ठीक, यानी तैयारी किए हो, ऐसी करते रहो, थोड़ा थोड़ा तैयारी। हेरिटेज पढ़ लिए थे क्या? आगे बढ़ेंगे। हेरिटेज और हेरिटेज में एग्जाम्पल वगैरह पढ़ लिए थे। इसके बाद है अपने देश के बारे में बड़ाई है, ये मतलब बड़प्पन है कि अपने देश के अंदर रिच एंड वेराइड हेरिटेज है। मतलब रिच मतलब समृद्ध, खूब भर के है, और वेराइड का मतलब होता है तरह तरह के। तो अपना देश एकमात्र देश है जहाँ पे वैरायटी में हेरिटेज हम सबको मिला है, चाहे वो नेचर ने दिया है या हमारे एंसेस्टर ने दिया है या किसी के जनरेशन ने दिया है, बट दिया है। तो अपने देश के बारे में कहा जा रहा है कि गोल्डन टाइम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब हमारा जो पुराना इतिहास है, आज से 3000, 2500, 3000 साल पुराना जो इतिहास है वो गोल्डन टाइम था, जिसमें तरह तरह की चीज़ों का निर्माण हुआ, जो कि आज के दौर पे, आज के समय में वो हमारे लिए क्या बन गया? हेरिटेज बन गया। ठीक, तो ये हमारे देश का क्या है? बड़प्पन है। जैसे आज से 2500, 3000 साल पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन अपने देश में था। मतलब अपने देश के अंदर हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, जैसे आज हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं ना, घर मकान सड़क दुनिया जहान सब कुछ आज है, तो ऐसा ही जीवन, ऐसा ही ज़िंदगी आज से 2500-3000 साल पहले, मतलब 5000 साल पहले, क्योंकि 2500-3000 BC का बात हो रहा है, अभी 2000 साल तो आगे हम आ गए, तो 5000 लगभग 5000 साल पहले ये ज़िंदगी लोग जी रहे थे। आज जैसे ये सड़कें हैं, गलियों में गेट खुलता है सबका, अभी जैसे यहाँ से हम लोग नीचे उतरेंगे तो गली ही है, और गली में ये दरवाज़ा लगा हुआ है। उस साइड का जो मकान है उसका भी दरवाज़ा गली में ही खुलता है, गली जाता है मेन रोड पे। तो पहले भी ऐसा था। गटर आज है, गटर पहले भी था, है ना। तो सारी सिस्टम थे। खेतीबाड़ी आज गांव में होती है और पहले भी होता था। उपज पहले ज़्यादा था, है ना। लोहार सोनार ये सब का वैल्यू ज़्यादा था, है ना। वो इंडस्ट्री चलाते थे उस ज़माने के हिसाब से। तो ये अपने देश की क्या है? बड़प्पन है। एंशिएंट टाइम हमारा कैसा है? गोल्डन टाइम है। एंशिएंट हिस्ट्री हमारा गोल्डन टाइम। डाइवर्स नेचर है अपना। तो अपना नेचर जो है वो सबसे अलग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर अब इंडिया को देखा जाए तो इंडिया का फिजिकल डिवीज़न किया गया है, वो बहुत अलग अलग तरीके का चीज़ अपने देश में। जैसे नॉर्थ साइड में हिमालय है, ग्रेट प्लेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स यानी उत्तर का विशाल मैदान है, बहुत सारी नदियां हैं अपने यहाँ पे, प्लेट्यू है, पठार है, डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार है। उसके बाद है ना कोस्टल रीजन, अपना समुद्र का तट बहुत बड़ा है। उसके अलावा है ना हमारे देश में बहुत तरह के वृक्ष है, ट्रीज़ है, वेजिटेशन है ना, एनिमल्स है, वाइल्ड लाइफ है। तो ये सारे क्या है? डाइवर्स नेचर में आते हैं। डाइवर्स नेचर का मतलब है ना अलग अलग तरह का प्रकृति। तो अपने यहाँ पे अलग अलग तरह के प्रकृति में वाइल्ड लाइफ आएगा, वेजिटेशन आएगा, है ना, लैंडस्केप आएगा, प्लेट्यू आएगा, माउंटेन रीजन आएगा, रिवर्स आएगा, स्ट्रीम्स आएगा, ये सारी चीज़ आएगा जो अपने देश में बहुत ज़्यादा है, तरह तरह का है। तो एक तो बात ये हो गई। स्कॉलर्स थे अपने देश में, विद्वान लोग थे, है ना, शुरू से ही। उसके बाद थिंकर्स जो चिंतन करते हैं, किसी चीज़ पे रिसर्च करते हैं। आर्टिसंस थे, कारीगर थे। कारीगर का मतलब कोई काम करने वाला कारीगर। जैसे किसी को कालीन बुनने आता है तो वो एक कारीगर हो गया कालीन बुनने का। किसी को कोई मशीन चलाने आता है जिससे कपड़े निर्माण हो, चरखा बेहतरीन तरीके से चला रहा है, फास्ट चरखा चला रहा है, तो वो एक तरह का कारीगर है। आर्टिस्ट में सिंगर हो गया, म्यूजिशियन हो गया, है ना, फ्लूट बजाता है कोई तबला वादक है, कोई बहुत अच्छा तर्क विचार करता है, कोई आर्किटेक्ट का काम करता है, यानी कि वास्तुकला करता है। तो ये कलाकार से भरा हुआ अपना देश है ना। सेजेस यानी साधु लोग, संत लोग जो है ना, अपने देश को बहुत बेहतरीन ढंग से है ना विरासत दिया है। साइंटिस्ट थे, है ना, पूरे दुनिया में सबसे पहला साइंटिस्ट अपने ही देश से हैं हर मामले में, चाहे वो ऑपरेशन हो, सर्जरी का मामला हो, चाहे वो दवाइयों के मामला हो। भारत में चरक क्या है? दवाई से संबंधित है। तरह तरह के दवाइयों का रिसर्च किया था चरक नाम का विद्वान ने, तो उस हिसाब से भारत का नाम आगे हुआ। चरक संहिता किताब लिखा गया। सर्जरी और तरह तरह का ऑपरेशंस, आँख का ऑपरेशन, आँख का इलाज, पेट का इलाज, किडनी का इलाज, नाक का इलाज, चेहरे की बनावट चेंज करना, है ना, ये सारे पहले के वैद्य और जो सेजेस थे वो करते थे। तो इस हिसाब से साइंटिस्ट लोग ये सब करते थे रिसर्च, है ना। आर्यभट्ट थे जो
है ना, आर्यभट्ट है, ब्रह्मगुप्त है, बहुत सारे साइंटिस्ट है और मैथमेटिशियन है जिन्होंने, है ना, भारत में तरह तरह की चीज़ें दी हैं। भले ही उनके नाम से अपने देश में कोई पेटेंट नहीं है और वो दूसरे देशों में चला गया, चाहे वो एरोप्लेन बनाने की बात है तो एरोप्लेन भी अपने ही देश में उसका निर्माण हुआ, एरोप्लेन का रिसर्च अपने ही देश में किया गया, बाद में वो जाके, है ना, उसका डॉक्यूमेंट हाथ लग गया अमेरिकन ऑरविल राइट और विरबल राइट नाम का 2 व्यक्ति के पास, तो राइट ब्रदर्स के पास। तो इसका मतलब है कि अपने देश में बहुत सारी चीज़ें हुई। जैसे कोलकाता के जगदीश चंद्र बसु थे, तो उन्होंने रेडियो पर रेडियो फ्रीक्वेंसी पे बात किया, रिसर्च किया था, लेकिन उनका कोई प्रूफ नहीं था, है ना, उनका पेटेंट नहीं लिया, तो ये सीधा चला गया इटली के मार्कोनी के पास और इटली के मार्कोनी बन गए, है ना, जो रेडियो है उसके खोजकर्ता बन गए। तो ये सब बात से ये पता चलता है कि अपने देश से ही सारा रिसर्च हुआ है। अपना देश साधु महात्माओं का, साइंटिस्ट का यानी वैज्ञानिकों का देश है, कलाकारों का देश है, कारीगरों का देश है ना, चिंतन विचारकों का देश है, विद्वानों का देश है अपना, और इतिहासकारों का देश है। तो अपना देश बहुत मामले में रिच है ना, और वेराइड है। अपने देश के अंदर डाइवर्सिटी है, पीपल में भी, लोगों में भी, क्योंकि लोग अभी तुम ही लोग में कितनी डाइवर्सिटी है, अलग अलग के जगह से हो, है ना, अलग अलग थिंकिंग होगा, अलग अलग, है ना, तौर तरीका होगा जीवन जीने, सेम तरह का जीवन भी नहीं होगा। तो ये लोगों में डाइवर्सिटी हो गई, अलग अलग तरह के लोग, कोई यूपी से, बिहार से, कोई झारखंड से, कोई कहीं से है, तो ये डाइवर्सिटी में आता है। और स्थान का भी डाइवर्सिटी है ना, कहीं पे पहाड़ी रीजन है और कहीं पे प्लेन रीजन है, समतल मैदान है, कहीं पे पहाड़ का एरिया है, कहीं पे पठार का एरिया है, तो कोई नदी के किनारे रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, तो प्लेसेस, स्थान में भी क्या है, डाइवर्सिटी है, ठीक है। और इन सब चीज़ों से जो अपना हेरिटेज का बात हुआ, ये जो वेराइड हेरिटेज है, इनसे हमें सत्य चित आनंद का अनुभव होता है। सत्य यानी अपना देश सत्य पे टिका हुआ है, चित्त का मतलब होता है चिंतन करना, थिंकिंग करना, इस पे है, और आनंद का मतलब होता है ना, हैप्पीनेस ऑफ लिविंग, यानी जीवन जो है सुखमय बीते, इस कॉन्सेप्ट पे अपना देश काम कर रहा है, ठीक है। यानी अपना देश का जो हेरिटेज है, इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे कॉन्सेप्ट समझ में आता है सत्य, चित्त और आनंद। सत्य यानी कि ट्रूथ, चित्त यानी अवेयरनेस और नॉलेज, इसके बाद आनंद का मतलब होता है हैप्पीनेस ऑफ लिविंग। हिंदी में बोलते हैं सत्य मतलब सत्य, चित्त का मतलब होता है एक जागरूकता, एक ज्ञान, और आनंद का मतलब होता है जीवन सुखमय बीते, है ना, खुशी वाला जीवन हो, हैप्पीनेस वाला लाइफ हो। तो ये हेरिटेज से आता है। अब ज़रा सोचो, नदी तालाब पहाड़, है ना, पेड़ पौधे सब ना होते तो हमारा जीवन सुखमय कैसे होता। सांस लेने के लिए, वायु के लिए हम लोग पेड़ पे फुल्ली डिपेंडेंट हैं। तो जीवन में सांस लेना बहुत ज़रूरी है। आप पानी नहीं पी सकते हो, जी जाओगे, खाना नहीं खाओगे तो भी जी जाओगे कुछ दिन, लेकिन सांस कुछ दिन लिए बिना जीना मुश्किल है, और ये हमें नेचर से मिला है। तो है ना, इससे हमें जीवन का अनुभव, एकदम जो प्योर लाइफ है, जीवन का जो अनुभूति है, वो इसी से हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं अपना देश रिच और वेराइड हेरिटेज लेकर है। अपना देश में, है ना, समृद्ध और विविधता, विविधता का मतलब, विविधता का मतलब तरह तरह के विरासत अपने देश को मिला है, चाहे प्रकृति ने दिया हो, चाहे पहले के लोगों ने दिया हो, पूर्वजों ने दिया हो, इस टाइप से। आई बात समझ में। हेरिटेज, अपने देश का हेरिटेज कैसा है, विरासत कैसा है, तो रिच है और वेराइड है। अब रिच और वेराइड है तो कैसे है, तो 2 तरह का हेरिटेज है अपने देश में। अपने देश को 2 तरह का हेरिटेज मिला है सबको, एक नेचुरल हेरिटेज, दूसरा कल्चरल हेरिटेज, है ना। नेचुरल हेरिटेज का मतलब होता है नेचर ने जो हमें दिया वो नेचुरल हेरिटेज। प्रकृति ने आपको जो कुछ भी दिया है वो नेचुरल हेरिटेज है। प्रकृति ने आपको नदी दिया है तो हाँ, नेचुरल हेरिटेज है। प्रकृति ने सांस लेने के लिए वायु दिया है, नेचुरल हेरिटेज है। प्रकृति ने वेजिटेशन यानी कि वनस्पति दिया है, नेचुरल हेरिटेज है। और उस वेजिटेशन में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले वाइल्ड लाइफ है, जंगली जानवर है, वो वेजिटेशन है, मतलब वो हेरिटेज है, नेचुरल हेरिटेज है ना। पर्वत है, पहाड़ है, माउंटेन है, नदी है, झरने हैं, ये सारे जो है हमें कहाँ से मिला है, प्रकृति ने दिया है। तो इसलिए ये सारे क्या है, नेचुरल हेरिटेज है। फ्लोरा और फाउना, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स और फाउना का मतलब होता है एनिमल। तरह तरह के प्लांट्स और तरह तरह के एनिमल जो प्रकृति से हमें मिला है, तो वो भी हमारे लिए क्या है, हेरिटेज है। और सबका होना ज़रूरी है। सिंपल एक सांप ना रहे
तो सांप के न रहने से मेंढकों की संख्या अत्यधिक हो जाएगी। ठीक, सांप जहरीली गैसों को पी जाता है तो जहरीली गैसें की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सांप का रहना ज़रूरी है, इससे बैलेंस बना रहता है। तो ये नेचुरल हेरिटेज है और सबका होना इस धरती पे ज़रूरी है। दूसरा टाइप है, ये पहला टाइप है हेरिटेज का, पहला टाइप नेचुरल, दूसरा टाइप है कल्चरल। तो कल्चरल हेरिटेज में क्या आएगा? मैन मेड हेरिटेज, जो मानव ने बनाया। कैसा? मैन मेड, इंसान ने जो बना के दिया है वही है कल्चरल हेरिटेज, जिसमें इंसान ने क्या बनाया? टेम्पल। मानव ने क्या बना के दिया? टेम्पल। ज़रूरी थोड़ी है कि आज इंसान ने अपने लिए टेम्पल बनाया, 200 साल पहले का टेम्पल आज भी है, तो हेरिटेज है हमारे लिए। क्या कहीं पे अगर 200 साल पहले टेम्पल बना और वो टेम्पल आज भी है तो क्या है हमारे लिए? हेरिटेज है। 300 साल पहले का बनाया हुआ टेम्पल साउथ इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में है और वो हमारे लिए क्या है? हेरिटेज है। समझ आई बात? विरासत है। अब जैसे राम मंदिर बना अयोध्या में, तो हम लोग मर भी जाएंगे तो राम मंदिर वैसा ही रहेगा, थोड़े बहुत परिवर्तन होंगे, जो अगला जनरेशन आएगा उसको रिपेयर करके रखेगा। तो राम मंदिर उनके लिए क्या, अगले जनरेशन के लिए क्या मिल गया? हेरिटेज बन गया, हेरिटेज ही है। ठीक है, इसके अलावा है ना केव्स, गुफाएं, अजंता और एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर है। इसको है ना बनाया गया और वो आज तक है। 400 साल 500 साल है ना, कोई है ना लगभग 1500 साल पहले बनाया, वो आज भी है ना। दिल्ली में एक आयरन पिलर है, लोहे का स्तंभ है, जो लगभग है ना 1600 साल पहले लगाया गया और वो आज तक है। कुतुब मीनार बनाया गया आज से 700 साल पहले, 800 साल पहले, वो आज भी है। तो इस सबसे ये पता चलता है कि ये हमारे लिए हेरिटेज है ना। वो क्या है? हेरिटेज है। कोई भी किला है, फोर्ट है, दिल्ली के अंदर किला है, रेड फोर्ट है, आगरा के अंदर आगरा फोर्ट है, तो ये सब जो किला बनाया गया है, ग्वालियर के अंदर ग्वालियर फोर्ट है, ये सब बहुत पहले बनाया गया, 400 साल पहले, 500 साल पहले, और वो आज भी है। इसका क्या मतलब? इसका यही मतलब है कि वो हमारे लिए क्या बन गया? हेरिटेज। और ये सब बनाया हुआ है, इंसान का बनाया हुआ है, इसलिए कल्चरल हेरिटेज है। तो इंसान जो बना के दिया है, हमारे जनरेशन, लास्ट जनरेशन, प्रीवियस जनरेशन और जो एंसेस्टर है, पुरखा पूर्वज ने जो बना के दिया है, उसको हम कल्चरल हेरिटेज कहते हैं। जो नेचर ने दिया है, नेचुरल हेरिटेज। इसी तरह से हेरिटेज कितने तरह के हो गए? 2 तरह के। नोटबुक खोलिए, उसमें सवाल लिखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेरिटेज, नीचे से लिखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेरिटेज। विरासत कितने प्रकार के होते हैं? ला लिख देता हूँ, विरासत कितने प्रकार के होते हैं? विरासत कितने प्रकार के होते हैं? विरासत कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं विरासत? तो आंसर होगा विरासत 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में क्या आएगा? प्राकृतिक, नेचुरल हेरिटेज। ठीक है, सामने से लिखिए स्क्रीन से। नंबर 1 में नेचुरल हेरिटेज है ना, और उस पर डैश दीजिए, अभी एग्जाम्पल मत लिखना। प्राकृतिक विरासत, ठीक है, और डैश देना है। प्राकृतिक विरासत लिख के नेचुरल हेरिटेज लिख के डैश देना है। लिखिएगा उसमें है ना, हेरिटेज, हेरिटेज which are heritage which are given by, heritage which are given by our nature, heritage which are given by our nature is called natural heritage। जो विरासत प्रकृति ने हमें दिया है, जो विरासत प्रकृति ने हमें दिया है, प्राकृतिक विरासत कहलाता है। प्राकृतिक विरासत कहलाता है। जो विरासत प्रकृति ने हमें दिया है, प्राकृतिक विरासत कहलाता है। प्राकृतिक विरासत कहलाता है। जैसे नदियाँ, जैसे माउंटेन्स, उसके बाद
है ना, रिवर माउंटेन्स पर्वत, नदी नदियाँ हो गया। उसके बाद है फॉरेस्ट यानी कि जंगल, फॉरेस्ट यानी कि जंगल। डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। उसके बाद है ना फ्लोरा और फाना यानी कि वनस्पति एवं जंतु, वनस्पति एवं जंतु, ये सब है प्राकृतिक विरासत। नंबर 2 कल्चरल हेरिटेज लिखो, दूसरा लिख लो उसमें कल्चरल हेरिटेज सांस्कृतिक विरासत, यहाँ तक लिखा गया होगा, यहाँ तक। दूसरा कल्चरल हेरिटेज सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक विरासत। मैन मेड हेरिटेज, मैन मेड हेरिटेज, हेरिटेज, मैन मेड हेरिटेज इज कॉल्ड कल्चरल हेरिटेज। मानव निर्मित विरासत, मानव निर्मित विरासत को सांस्कृतिक विरासत कहते हैं, सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। जैसे जैसे टेम्पल यानी कि मंदिर, टेम्पल यानी कि मंदिर। केव्स यानी कि गुफाएं, केव्स यानी कि गुफाएं। फोर्ट यानी कि किला, है ना। प्लेसेज यानी कि स्थल, है ना, प्लेसेज यानी कि स्थल इत्यादि। ठीक है, तो ये हो गया प्राकृतिक और मानव निर्मित। ठीक है, नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज। मानव निर्मित वाला हो गया कल्चरल। ठीक है, कल्चरल क्यों बोलते हैं इसको? तो कल्चरल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें ये कल्चर की याद दिलाती है। अब जरा सोचो, लाल किला बना था तो राजा के रहने का जगह है, तो राजा के रहने का कल्चर क्या है? महल में रहेगा राजा, और उस महल को बाहर से फोर्टिफाइड किया जाएगा, दीवार से घेरा जाएगा, ताकि उसकी क्या हो सके, सेफ्टी हो सके, है ना, कोई आक्रमण ना करे, तो उसके लिए वो बनाया गया। तो ताजमहल, अब जब दिल्ली के लाल किला कभी गए हो या अगर जाओगे तो लाल किला कैसे बना है? अंदर महल है, उसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं, जिसे लाल किला कहते हैं। लाल बलुआ पत्थर लगाया गया उसके अंदर, तो वो घेरा गया है, और उसके आगे गड्ढा किया हुआ है चारों तरफ। उस गड्ढा में पहले रहता था पानी, और पानी में मगरमच्छ, पानी में क्या रहता था? मगरमच्छ। फिर उस किला के और आगे बढ़ने पर जंगल लगाया जाता था, एकदम घना जंगल कुछ दूरी तक, और उसमें बाघ, सांप, तरह तरह के जानवर छोड़े जाते थे कि अगर कोई व्यक्ति आएगा, कोई जो इन्वेडर है घुसपैठी कर घुसने आएगा महल के अंदर, किला के अंदर प्रवेश करेगा, तो पहला पड़ाव पार करने का उसको मगरमच्छ से, तो वहीं निपट जाएगा। अगर मगरमच्छ से बच गया है तो उसको बाघ खा जाएगा, शेर खा जाएगा, सांप काट लेगा उसको, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। बहुत बड़ी मात्रा में सांप। अच्छा, सांप कहीं राजा के महल में ना घुस जाए तो नहीं, उसका एक ऊंचाई बना दिया गया। जो फोर्ट है वो बहुत ऊंचा है। अब अगर आप दिल्ली के किला में जाकर देखोगे तो बहुत ऊंचा है, यानी कि समझो 2 तल्ला मकान के ऊंचाई के बराबर किला का दीवार है। फोर्ट मीन्स, है ना, वॉल, दीवार। महल के चारों तरफ का दीवार किला कहलाता है। और ऐसा ही किला कहाँ है? लाल किला में। ठीक है, आगरा का किला बनाया गया था, वो अकबर रहने के लिए अपना आगरा किला बनाया था। ठीक है, और अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर वहाँ रहा, जहांगीर के बाद शाहजहाँ रहा, शाहजहाँ का बेटा औरंगजेब, है ना, और शाहजहाँ को उसी किला में बंद कर दिया, है ना, कहा कि मम्मी को यहीं से देखना। मम्मी यानी कि मुमताज़, और मुमताज़ का सामने क्या है? ताजमहल। आगरा के किला से आपको ताजमहल नज़र आएगा। ये सारी बिल्डिंग, है ना, पहले के ज़माने के हिसाब से बहुत बेहतरीन ढंग से बनाया गया। 400-500 साल हो गया, अभी भी वैसा ही है। मतलब वो तेल शोधक कारखाना मथुरा में है, इस वजह से वो संगमरमर थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, तेल के वजह से। वो मतलब वो नेचर कहिए जो इंसान ने ख़राब कर दिया है। पहले थोड़ी तेल साफ़ होता था, ठीक है, कौन सा खाने वाला तेल नहीं, पेट्रोल साफ़ होता है ना मथुरा में, है ना। कैसे अपना यहाँ बरौनी में है, यहाँ पे मतलब गुजरात के अंदर अंकलेश्वर में है, तो वही तेल साफ़ होता था। तेल साफ़ होने के कारण बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स जाते हैं कहाँ? एयर में, और वो बादल से रिएक्ट करके वापस बारिश होते हैं, वर्षा
एसिड रेन के रूप में, और वो एसिड रेन तो दिक्कत करेगा ना, तो उसको दिक्कत कर रहा है। ठीक है, तो वो जो बिल्डिंग सब बनाई गई है, बहुत कमाल की बिल्डिंग बनाई गई है और इंसान ने बना के दिया है। आज भी उस पर टिकट लगा के यहाँ कमाई हो रही है अपना देश का, है ना। दूर दूर से लोग, 7वां अजूबा है, विश्व के 7 अजूबा में से अपना एक देश का ताजमहल अजूबा है। ठीक है, तो ये है टाइप्स ऑफ हेरिटेज। आगे बढ़ते हैं। अपने देश में जो हेरिटेज है उसको दिखाया गया है किस मतलब जो प्रकृति को दिखाया गया किस रूप में, तो प्रकृति को दिखाया गया कि हमारा रिश्ता यानी इंसान का रिश्ता किससे है, प्रकृति से। बच्चों को सबसे पसंदीदा कहानी क्या लगता है, जानवरों की कहानी। बच्चा से ज़्यादातर कौन सा कहानी सुनता है, जानवर वाला। उसको कार्टून दिखाओ जानवर वाला, कुत्ता बिल्ली बतियाएगा, वो वाला, वो बड़ा मज़ा आता है बच्चा सबको। ठीक, तो इसी चीज़ को है ना एक कहानी के फॉर्म में डाल दिया गया, जिसे पंचतंत्र की कहानी कहते हैं। क्या कहेंगे इसे, पंचतंत्र की कहानी। पंचतंत्र की कहानी मतलब बौद्ध धर्म में मतलब जो नेचर है, प्रकृति है, उसको इंसान से जोड़ा गया, है ना। किससे जोड़ा गया, इंसान से। और कहानी के माध्यम में बताया गया कि एक सांप बाघ से बोला कि बाघ भाई इस रास्ते से मत जाओ। कैसे ये पॉसिबल है, नहीं, ये बस इंटरेस्ट करने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो बचपन में हम ही लोग पहली दूसरी क्लास में क्या पढ़े, एक बाघ जंगल, शेर जंगल का राजा है और सबकी मीटिंग होती है, शेर बोलता है ये बोलता है, सच बात है ये नहीं, लेकिन हमें ये चीज़ अच्छा लगता है, ये कहानी इंटरेस्टिंग लगता था, है ना। अब समझ में रही शेर कैसे बतियाएगा, ये शेर दहाड़ेगा ना। तो ये कहानी को क्या कहते हैं, पंचतंत्र की कहानी। तो बौद्ध धर्म में पंचतंत्र की स्टोरी और जातक कथाएं ये डायरेक्ट नेचर को समर्पित है, नेचर से रिलेटेड है। यानी अगर हमारा विरासत अगर नेचर से है तो कैसे पता चलेगा, तो बौद्ध धर्म की जितनी भी किताबें हैं उसमें कहानी पंचतंत्र की कहानी है। और ये जानवर बात करेंगे, इसमें जानवर बतियाएंगे, वो ऐसी स्टोरी इसमें मिलेगी। और जातक कथा के अंदर भगवान बुद्ध के जीवन की कहानी मिलेगी, भगवान बुद्ध के बचपन की कहानी को जातक कहानी कहते हैं, भगवान बुद्ध के जवानी की कहानी को जातक कहानी, ब्याह कैसे हुआ, है ना, उनके बच्चे हुए, किस तरह से घर छोड़े, उस पूरा एक स्टोरी डाल दिया गया है जिसे हम जातक कथा कहते हैं। और इस जातक कथा का संबंध प्रकृति से है, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो बचपन है ना, महल से, प्रकृति से और महल से जुड़ा हुआ था, तो प्रकृति से अटैच है ना। उसके बाद आयुर्वेद की बात करें तो अपने देश का जो आयुर्वेद है ना, आयुर्वेद का मतलब होता है ना, 4 वेद है। 4 वेद में एक वेद है ऋग्वेद, एक वेद है अथर्ववेद, सामवेद, और एक है ना, कौन सा वेद, 4 वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 वेद है। तो वेदों में भी बताया गया है आयुर्वेद को। और आयुर्वेद का मतलब होता है कि जितना भी पेड़ पौधा है उससे हम दवाइयाँ बनाएं और उससे हम ठीक हों। यानी शरीर हमारा प्रकृति ने बनाया है, तो प्रकृति ही हमारे शरीर को ठीक करेगा यदि बीमार पड़ते हैं। तो ये जो आयुर्वेद है ना, वो भी किससे रिलेटेड है, डायरेक्ट नेचुरल हेरिटेज से। ठीक है, पंचतंत्र की कहानी किससे रिलेटेड है, नेचुरल हेरिटेज से। जातक कथाएं नेचुरल हेरिटेज से रिलेटेड है और आयुर्वेद नेचुरल हेरिटेज से रिलेटेड है। इसी में आता है आयुष। क्या आता है, आयुष। और आयुष का फुल फॉर्म होता है ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, एंड यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा और एच फॉर होम्योपैथी। ये पहले के टाइम में और आज भी ये इलाज का तरीका है। यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़े और बीमार ना पड़े उसके लिए आयुर्वेद पे निर्भर रहे। यानी ज़्यादातर फूड मटेरियल है जो हम क्या खाएं, नेचुरल चीज़ें खाएं। बहुत सारे आदमी है ना नॉनवेज नहीं खाते हैं और वो नॉनवेज खाते थे और नॉनवेज खाते खाते शिफ्ट हो गए किस पे, वेज पे, पेड़ पौधों की चीज़ों पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो नॉनवेज खाते हैं वो ख़राब होते हैं, वो खाना चाहिए। जो खाते हैं, जिनको अच्छा लगता है खाओ, जिनको अच्छा नहीं लगता नहीं खाओ, ज़बरदस्ती थोड़ी है। तो बहुत सारे लोग ऐसा कहा जाता है कि नेचर पे डिपेंडेबल व्यक्ति का आयु ज़्यादा होता है और नॉनवेज खाने वाले की आयु थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, ये बताया जाता है कि उम्र का फासला 10 साल का अंतर है। 10 साल वो ज़्यादा जीते, 10 साल ये कम जीते हैं। आयुर्वेद वाले 10 साल ज़्यादा जीते हैं। दूसरी चीज़ है कि हम आयुर्वेद पे निर्भर रहे तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत सारी दवाइयाँ जो लगाने वाली होती है तो कहा जाता है बच्चे से दूर रखें, निगलो नहीं, निगल लेंगे तो वो बच्चे को परेशानी आएगी।
बहुत ऐसी दवाइयाँ, ठीक। ये दवाइयाँ कौन सी दवाई होती हैं? अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं, ठीक है। इसको एलोपैथिक दवाई कहते हैं। लेकिन जो आयुर्वेद की दवाई है वो कहा जाता है आप दवाई लगाओ या खाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, ठीक है ना। जैसे अगर किसी को शरीर में दर्द है तो हल्दी और दूध पीता है क्या, तो अगर हल्दी दूध 1 गिलास ज़्यादा पी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दवाई का अगर डोज मिला है देह दर्द का, अगर एक के जगह पर 2 या 3 खा लिया है तो हो सकता है उसका साइड इफ़ेक्ट हो। लेकिन हल्दी वाला दूध अगर 1 गिलास की जगह पे 2 या 2.5 गिलास पी लिया है तो ज़्यादा पी लिया है तो उल्टी हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, उसको कोई शरीर में साइड इफ़ेक्ट है ना, रैसेस वगैरह कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। योगा करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके मसल्स, आपका शरीर अच्छे से डेवलप करे। और यूनानी और सिद्धा जो दूसरे देशों से आए हुए वैद्य की पद्धति है, और होम्योपैथी का मतलब होता है एक दवाई, है ना, जो है ना, समझिए कि थोड़े से प्रकृति पे है, थोड़े से केमिकल पे है, तो ये इसको होम्योपैथी कहते हैं। यही है आयुष। आयुष का मतलब होता है ट्रीटमेंट प्रोसीजर, जो अपना देश आयुष पर फॉलो करता है। अपने देश में आयुष मंत्रालय भी बनाया गया है जो हेल्थ डिपार्टमेंट को दिखता है, ठीक है, आयुष, ठीक है। तो आयुष का मतलब स्वास्थ्य संबंधी बातों से है। अपना जो म्यूज़िक सिस्टम है, अपना जो म्यूज़िक सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं नेचर पे डिपेंडेड है। और म्यूजिक में एक राग है जिसे राग प्रहर कहते हैं। राग प्रहर का मतलब होता है पीरियड ऑफ डे, दिन का पहर। 8 प्रहर होता है पर डे, 8 प्रहर हर दिन होता है। और इसी प्रकार से राग बनाए गए। राग जो है म्यूज़िक सिस्टम है और वो प्रहर पे डिपेंड करता है। हमारा जो क्लासिकल फोक म्यूज़िक है, फोक म्यूजिक का मतलब ऐसे गीत जो लोग को मतलब हमारे जो संस्कारिक कार्य है उसमें गाए जाते हैं। जैसे जन्म में मम्मी आंटी जो गाती है गीत, किसी की शादी में जो गीत गाती है, गाली देती है और गीत गाती है, ये सारे गीत कैसे हैं? ये लोक गीत है। शारदा सिन्हा द्वारा गाया हुआ सभी गीत क्या है? लोक गीत है ना, ठीक है। जो गीत शादी विवाह में गाए जाते हैं, पूजा पाठ में गाए जाते हैं, मम्मी आंटी अगल बगल के लोग गीत गाते हैं, जो बूढ़ी आंटी सब है, वो सब दादी सब जो गीत गाती है, जिनको वो पुराना गीत याद है, इसे लोक गीत कहते हैं। और ये लोक गीत का संबंध डायरेक्ट प्रकृति से है। किससे है? प्रकृति से। जैसे शादी विवाह में आप गाना सुने होंगे, वो हरे हरे बसवा कटैया हो, भैया या मामा पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, गीत गाते हैं ना, भैया ही बोलता है। तो हरे हरे बसवा यानी बाँस क्या है? वो नेचर से संबंध चीज़ है। तो शादी विवाह में मैक्सिमम चीज़ें क्या होती है? नेचर से लिए गई है। बाँस का मड़वा बनता है ना, और जो पूजा पाठ का जो भी सामान आता है वो सब नेचुरल आता है। गाय का गोबर हो गया, है ना, जो हिंदू धर्म में गाय को शुद्ध मानते हैं, पवित्र मानते हैं। दूब आता है, लड़की की विदाई आती है उसको धान मिलता है, दूब मिलता है। ये सब क्या है? निशानी। ये सब है कि जहाँ जाओ वहाँ फलो फूलो आगे बढ़ो, है ना। धान की तरह धान को 2 बार लगाया जाता है ना, एक बार पहले खेत में फिर उखाड़ के दूसरे खेत में। लड़की धान के बराबर है कि पहले माता पिता के घर उसको पाला गया, बड़ा किया गया, फिर उसको उखाड़ के दूसरे जगह लगा दिया गया, फिर वहाँ से उसको आगे वंश बढ़ाना, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये सब प्रकृति पे निर्भर करता है। ये सारा चीज़ प्रकृति बेस्ड है ना। और गीत भी नेचुरल हेरिटेज में लैंडस्केप आएगा, रिवर आएगा, वेजिटेशन आएगा, वाइल्ड लाइफ आएगा। ये 4 चीज़ आएगा। नेचुरल हेरिटेज किन चीज़ों से बना हुआ है? तो 4 चीज़ों से, लैंडस्केप, रिवर्स, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। सवाल लिखिए, है ना। प्राकृतिक विरासत, प्राकृतिक विरासत, प्राकृतिक विरासत, है ना, लिखिए। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल हेरिटेज? इंग्लिश में लिखना, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल हेरिटेज। प्राकृतिक विरासत के क्या क्या, कौन कौन से घटक हैं? प्राकृतिक विरासत के कौन कौन से घटक हैं? कौन कौन से घटक हैं? ठीक है, प्राकृतिक विरासत के कौन कौन से घटक हैं? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल हेरिटेज, ठीक है, नेचुरल हेरिटेज। तो जवाब में लिखेंगे दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल हेरिटेज। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल हेरिटेज। प्राकृतिक विरासत, प्राकृतिक विरासत के घटक निम्न हैं, घटक निम्न हैं।
नंबर 1 लैंडस्केप, हिंदी में इसे बोलते हैं प्राकृतिक सुंदरता, प्राकृतिक सौंदर्य। नंबर 2 रिवर्स यानी कि नदियाँ। और नंबर 3 वेजिटेशन यानी कि वनस्पति। एंड नंबर 4 वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीवन, वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीवन। ये 4 चीज़ आते हैं, ठीक है। ये 4 चीज़ हैं, इन 4 चीज़ों को समझिए कौन कौन चीज़ है। देखो सवाल ना कहीं से भी आ जाते हैं, फिलअप्स के रूप में, ट्रू फॉल्स के रूप में। तो अगर आप पढ़े रहोगे तो आपको चुनने में बनेगा कि हाँ ये आंसर है। जैसे पूछा जाएगा कि लैंडस्केप का मतलब क्या है, तो ऐसा सीन कहीं आप देखे हो तो ये लैंडस्केप कहलाएगा, जिसमें थोड़ा सा नदी, तालाब, पर्वत, पहाड़, घास के मैदान, वृक्ष मिले, इसको लैंडस्केप कहते हैं। ऐसा जगह हर किसी को रहने, फ़ोटो खिंचवाने का मन करेगा, यहाँ पे बैठने का मन करेगा, आराम करने का मन करेगा। कभी कभी तो फील होगा अगर इंटरनेट इसकी सुविधा हो तो यहीं रह जाए, नहीं जाए हम, है ना। रात को ठंडी हवा चलेगी, दिन में थोड़ी सी गर्मी रहेगी, अच्छा खासा धूप खिलेगा। हाँ हाँ ठीक है। तो ठीक ठाक जगह है, इसे प्राकृतिक सुंदरता कहते हैं। इसमें अगर पूछा जाए कि लैंडस्केप में क्या क्या आएगा, तो माउंटेन्स पीक आएगा, यानी पर्वतों की चोटी आएगी, ठीक है, जिस पे बर्फ़ भरा हुआ है, कबर है, ठीक है। फॉरेस्ट आएंगे, इस तरह के जंगल आएंगे, फॉरेस्ट आएंगे, तराई यानी कि नीचे के एरिया में। उसके बाद पिलग्रिमेज प्लेसेस है, ऐसे स्थान पे अगर इस तरह के स्थान आपको अमरनाथ, केदारनाथ में मिलेगा, या नंदा देवी की चढ़ाई करोगे। माउंट एवरेस्ट की कैसे चढ़ाई होती है, उसी तरह नंदा देवी का पर्वतमाला है ना, पर्वत श्रृंखला है, मतलब पर्वत है, तो उस पर चढ़ाई होती है, तो वो नंदा देवी की समिट कहते हैं। तो ये सब जगह बड़ा खूबसूरत है। उत्तराखंड में नंदा देवी है, ये खूबसूरत जगह है। इन्हीं खूबसूरत जगह को कहते हैं प्राकृतिक सौंदर्य, लैंडस्केप। क्या समझे, लैंडस्केप, ठीक है। लैंडस्केप में क्या क्या आएगा, माउंटेन आएगा, जो किससे कवर्ड है, बर्फ़ से, स्नो कवर्ड माउंटेन आएगा। और क्या आएगा, तो उसके अंदर फॉरेस्ट आएगा, फॉरेस्ट ऑफ तराई, यानी माउंटेन के नीचे का हिस्सा तराई, उसमें फॉरेस्ट होगा। कुछ कुछ स्थान पिलग्रिमेज होगा, तीर्थ स्थल होगा, जैसे अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये सब जगह बड़ा ही खूबसूरत है ना। भगवान की पूजा भी हो जाती है और उस सब जगह पे रहने का मन करता है, अच्छा जगह लगता है ना। ये सब जैसे वैष्णो देवी कभी जाओगे तो लगेगा कि बड़ा अच्छा जगह है, ऊपर ही रहें, है ना। रात को ठंड लगेगी, दिन में थोड़ा सा गर्मी रहेगा, मतलब अच्छा माहौल है, पूजा पाठ एकदम भक्ति जैसा माहौल है, ठीक है। रिवर्स, नदी, नदियों को भारत में लोक माता कहा जाता है, क्योंकि भारत की जो नदियाँ हैं वो हम सबका भरण पोषण करती हैं। जो रिवर्स है ना, बहुत सारे रिवर है अपने देश में, है ना, कई सारे हैं, जिसमें आप 4-5 रिवर का नाम याद रखिए। जैसे नॉर्थ इंडिया में इंडस यानी कि हिंदी में सिंधु, ब्रह्मपुत्रा यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बाद आएगा गंगा। ये 3 मुख्य नदियां हैं। उसके बाद गंगा से में मिलने वाली सहायक नदियां यमुना, इसके बाद कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ताप्ती, नर्मदा, कोसी, ये सब भारत की मुख्य नदियाँ हैं। यदि आपसे कहा जाए भारत की 10 प्रमुख नदियों के नाम बताइए, तो इन सब नदियों का नाम आप लीजिए। अब ये नदियाँ जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हमें क्या दिया है, तो नदियों ने हमें उपजाऊ मिट्टी दिया है, तो खेती बाड़ी हो रहा है, भोजन मिल गया, मिला कि नहीं। दूसरा, नदियों ने हमें क्या दिया है, जल दिया है, तो जल से, है ना, हमारा सारा काम हो जाता है ना। फैक्ट्री चलती है, खाना पान के लिए पानी चाहिए, नहाने धोने के लिए पानी चाहिए, तो सारे मतलब पानी के जितना उपयोग है वो नदी के जल से उपयोग में आ जाएगा, है ना। और उस नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी, जो जलोढ़ मिट्टी है, उससे खेती बाड़ी अच्छी होगी, तो हमें भोजन पानी का तो उत्तम प्रबंध करा ही दिया ना। तो नदियाँ हमारा क्या किया, हमारा भरण पोषण, हमें नर्चर किया, हमें क्या किया है, नर्चर किया। तो नर्चर किया है इसका मतलब भरण पोषण किया, हमको पाला है एक तरह से। जैसे माँ बच्चे को पालती है, नदियाँ हम लोगों को एक तरह से पाली है। तो इसका मतलब माँ को क्या कहता है, माता कहते हैं। उसी तरह नदियों को लोक माता, सबके माता, लोक मतलब सब, संसार, तो नदियों को क्या कहा जाता है, लोक माता। ये सवाल आया हुआ है एग्जाम में कि नदियों को निम्नलिखित में, लोक माता निम्नलिखित में से किसे कहते हैं, पहाड़ को, पर्वत को, है ना, पठार को, नदियों को। तो आंसर क्या याद रखना है, नदियों को, रिवर्स को, ठीक है, समझ आई। बट ये नदी हमें क्या देगा, सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, हमें पीने के लिए पानी देगा। डोमेस्टिक यूज़ है, इरिगेशन, सिंचाई कराएगा। नदियों पे हाइड्रो पावर प्लांट होता है, बिजली का निर्माण होता है, बहुत सारी परियोजना बनती है उस पर। और अगर हम शूटिंग करते हैं, यानी फिल्म का शूटिंग वगैरह होता है, तो नदियों किनारे बहुत सारी शूटिंग होती है, जो सुंदर
सीन आता है ना। कोई भी इस लैंडस्केप जब दिखता है वो नदी के किनारे, सूर्य का अस्त होना, सूर्य का उदय होना और ऊपर से नदी में सीन दिखना एक अपने आप में प्राकृतिक सुंदरता है, लैंडस्केप है। तो ये इन कारणों से नदी जो है हमारा क्या है, लोकमाता। बहुत अच्छी मतलब है कि अपने देश में नदी है और नदियों की संख्या ज़्यादा है, तो नदी की संख्या ज़्यादा होने से हमें जल की कमी नहीं है ना, मिट्टी उपजाऊ होती है। ठीक है, ऑल अबाउट वेजिटेशन। तीसरा क्या है, अब क्या क्या पढ़े इसमें से, देखो लैंडस्केप पढ़ लिए, लैंडस्केप बाद का रिवर पढ़े और रिवर के बाद आप तीसरा पढ़ोगे वेजिटेशन। वेजिटेशन में कहा जाता है ग्रासलैंड, घास का मैदान, उसके बाद हब, इस पर बाद में देखो, पहले यहाँ ध्यान दो, ठीक है, सब इसी को देखने लगा। ये फोटो इसलिए लगाया जा रहा था किसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कि किस चीज़ से ये जुड़ा हुआ है वेजिटेशन। तो वेजिटेशन में ग्रासलैंड आता है, घास का मैदान आएगा, और क्या आएगा, घास का मैदान के बाद आएगा हर्ब्स, हर्ब्स मतलब जड़ी बूटी है ना, जो हमसे छोटा हो, और श्रब्स, झाड़ी जो हमारे बराबर का हो, और उससे बड़ा पेड़ जो हमसे ऊंचा हो। तो ये सब को मिलाकर, इन चारों को मिला के क्या कहते हैं, वेजिटेशन कहेंगे। ठीक है, यानी वनस्पति, हिंदी में इसको वनस्पति कहते हैं। इसमें घास का मैदान, जड़ी बूटी है ना, झाड़ी और पेड़, सबको मिला के क्या कहते हैं, वेजिटेशन कहते हैं। सोर्स ऑफ फूड एंड मेडिसिन, जितने भी वनस्पति हैं हम लोग को क्या देगा, फूड देगा और मेडिसिन देगा। भोजन के लिए हम लोग 100% आश्रित किस पे हैं, वनस्पति पे, और भोजन के अलावा दवाइयाँ भी वनस्पति से मिलती हैं। स्वच्छ हवा जो सांस लेना है किससे मिलेगा, वनस्पति से। तो भोजन, पानी है ना, दवाइयाँ और बारिश भी डिपेंड करता है। वेजिटेशन ज़्यादा है तो बारिश भी अच्छी होगी। तो हमें जल भी एक बहाने से मिल गया, सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु ऑक्सीजन मिल गया, भोजन मिल गया और मेडिसिन्स मिल गया। तो ये बहुत बड़ा सोर्स है ना फूड का। कौन है, मतलब ये वेजिटेशन, वनस्पति। ठीक है, बनियन यानी कि बरगद, पीपल यानी पीपल, तुलसी, ये सब को पूजा जाता है, ये सब पेड़ को पूजा जाता है ना। आंगन में तुलसी, हर घर आंगन में तुलसी होता है, हर चौराहे पे पीपल का पेड़ जहाँ पूजा जाता है, बनियन ट्री सब पूजते हैं। धागा बांधती हैं लेडीज़ है ना, साल में 2 बार पूजते हैं, अलग अलग फेस्टिवल के बहाने। एक वट सावित्री करके आता है, हस्बैंड का पूजा पाठ होता है, और एक और भी कोई फेस्टिवल होता है, उसमें शादी विवाह में भी धागा बांधा जाता है, पेड़ को पूजते हैं। शादी विवाह में लड़का का शादी आम महुआ से कराया जाता है, और दूसरे पक्ष में लड़की की भी शादी, पहली शादी किससे होती है, आम महुआ से। आम महुआ एक पेड़ का नाम है जिसमें आम भी है और महुआ भी है, एक ही पेड़ में दोनों है, तो उसे कहते हैं आम महुआ। तो जब भी किसी की शादी होते हुए देखोगे तो उसमें देखोगे कि पहली शादी उसको आम महुआ से कराई जाती है, शादी वाले दिन। ऐसा क्यों कि उसके साथ जो ग्रहण दिस डेट है वो सब खत्म हो जाए, है ना। हाँ, निकाह कभी कभी नहीं होता, जानवरों से शादी कराया जाता है, कि जैसे लड़का है उसको भैंसी से शादी करा दिया, ठीक है, ताकि उसके साथ जो, अगर मान लो कि मरने वाली बात है कि पहली बीवी आएगी तो मर जाएगी, तो पहली बीवी भैंसी मर जा। हाँ हाँ, लड़की से कुत्ता से करा दिया कि अगर पहला हस्बैंड मरने वाला तो कुत्ता मरेगा, लड़का को कराएगा, कुत्ता से कैसे करा देगा, लड़का कुत्ते से कराएगा ना। ठीक है, तो ये मतलब कहने का ये मतलब है कि पेड़ जो है हमारे लिए वरदान है और उसको पूजा जाता है, ठीक ना। तो पूजने वाले पेड़ कौन कौन से, ही सवाल आ जाएगा कि कौन कौन से वृक्षों की पूजा पाठ की जाती है। तो बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ और तुलसी का पेड़, इनको पूजा जाता है। नीम का भी पेड़ पूजते हैं लोग, नीम के पेड़ खासकर वो मतलब जो अभी बीमारी चल रहा है ना, उसमें ज़्यादा उसका उपयोग होता है। तो नीम का पेड़ भी एक तरह से पूजा पाठ की दृष्टि से देखा जाता है, शीतला मैया के नाम से बोला जाता है ना, इस टाइप से। इम्पॉर्टेंट वेजिटेशन, हल्दी है ना, हल्दी यानी हल्दी, आंवला, आंवला जानते ही हो है ना, एलोवेरा, नीम, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ है जिससे हमें वनस्पति, जिससे हमें दवाइयाँ मिलती है, दवाइयाँ बनाई जाती है। कुछ फूल है जैसे कि लोटस, रोज, मोगरा, यानी कि जो बाल में लगाया जाता है, ये सारे यूज़ किए जाते हैं सेंट बनाने में, दवाइयाँ बनाने में और कलर बनाने में। तो वेजिटेशन का हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज है, तो इसलिए इसकी पूजा पाठ होती है। और आखिरी चीज़ है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का मतलब
वन्य जीव, ठीक है। ये अपने देश का एकमात्र एक सींग वाला गेंडा बड़ा ही फेमस है। ये काजीरंगा नेशनल पार्क मिलेगा कहाँ पे, आसाम के अंदर, ठीक है। टाइगर पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा अपना देश में है और सबसे ज़्यादा टाइगर अपना देश में MP मध्य प्रदेश के अंदर मिलेगा। उसके अलावा और भी जगह है, सब जगह टाइगर है ना, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइगर है ना, मोस्ट टाइगर ऑफ द वर्ल्ड इन इंडिया और अदर एनिमल एशियाटिक लाइन, बब्बर शेर पूरे दुनिया भर में फेमस है अपने देश का, गुजरात का, गिर का, ठीक है। उसके बाद है एलिफेंट है, राइनो है, बियर है, डियर है, पाइथन है, ये सब अपने देश के वाइल्ड लाइफ है। और भी हैं, मोटा मोटी कुछ कुछ एग्जाम्पल लिखने के लिए रहता है, वो लिखना पड़ता है। आवर रिलीजन बिलीफ्स, हमारा जो रिलीजन है, धार्मिक विश्वास है कि जानवरों को भगवान की सवारी बनाई जाती है, यानी जानवर को भी पूजने के लिहाज से, जानवर को भी तुम पूजो, उसको भगवान से जोड़ दिया गया है और भगवान से जोड़ कर रखा गया है। जैसे माता शेरावाली, यानी शेर पे सवार माता दुर्गा, है ना। उसके बाद ये बसहा पे सवार भगवान शिव, ठीक है, और गरुड़ पे सवार भगवान विष्णु और चूहे पे सवार भगवान गणेश और भी भगवान सब है, जैसे मोर पे सवार कार्तिक जी। ये किस बात का प्रूफ है, किस बात का प्रमाण है? तो ये प्रमाण है कि जानवरों को आप पूजिए। जानवर जैसे इंसान हैं वैसे जानवर का भी जीवन है और आप उसको मारो नहीं, ठीक है, वो पूजने के लिहाज से देखो, ठीक है। तो जैसे वनस्पति को पूजा पाठ के लिहाज से देखा जाता है, वैसे ही जानवर को, वाइल्ड लाइफ को भी पूजा पाठ के व्यवहार से, हिंदू धर्म के हिसाब से देखा जाता है और है ना, भगवान की सवारी है ये, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, समझ में आ गया। तो हमने आज क्या पढ़ा, नेचुरल हेरिटेज हमने कंप्लीट पढ़ लिया, ठीक है। आज का हमने नेचुरल हेरिटेज पूरा पढ़ लिया। नेचुरल हेरिटेज में क्या क्या आएगा, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन हम बाद में कल परसों लिखाते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन आएगा वन लाइनर, वो लिखा देंगे जो जितना पढ़ाई हुआ सर। इसके बाद आपको कल्चरल हेरिटेज एक दिन पढ़ेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा और एक बार आपको बचेगा कि भारत में जो ट्राइबल्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे आए वो, तो ये 2-3 दिन लगेगा, है ना, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक में कोई डाउट परेशानी दिक्कत नहीं ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल सुबह का क्लास होगा।